बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल 7। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल 6 का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन समझ में आएगा अंतिम खाते का, फाइनल अकाउंट का। उसके बाद फिर आप 7 को करेंगे, एक लेवल अप होगा, फिर 8 को करेंगे, फिर 9 को करेंगे, 10 को करेंगे। तो इस तरह से धीरे 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 आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आते जाएगा और इसके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास फाइनल अकाउंट बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक नहीं है तो फिर ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, इनका आप फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। प्रारंभिक स्कंद 21,000 का, क्रय विक्रय है 1,00,000 और 2,03,000 का, डूबा ऋण है 1120, बीमा और कर है 600 रुपये, व्यापारिक पे 420 रुपये, मजदूरी है 21,400, वेतन है 3,000। बाकी कीमतें यहाँ लाइन से दिए गए हैं, किराया है, ब्याज है इत्यादि लाइन से दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा होता है संयोजन, कि संयोजन में क्या दिया गया है किस टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो संयोजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर स्कंद बोला गया है 60,000 का, अदद किराया बोला गया 600 रुपये का, पूर्वदत्त बीमा बोला गया है 180 रुपये का, पूंजी पर 5% की दर से वार्षिक ब्याज लगाना है और खुले औजारों पर ह्रास लगाना है तथा खुले औजारों पर ह्रास 2200 रुपये लगाना है। देनदारों पर 5% अशोध ऋणियों एवं संदिग्ध ऋणियों के लिए प्रावधान करना है। और यहाँ से संयोजन सारे समाप्त होते हैं। तो ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। हमें ढूंढना है सबसे पहले क्या क्या मदें व्यापार खाते में आती है। तो व्यापार खाते में जैसे कि सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद आता है, ओपनिंग स्टॉक जिसको हम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उसी को लिखा जाएगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने और समझने में दिक्कत ना हो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये भी आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद को लिखा गया है जो कि है 21,000 का। तो यहाँ पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद से 21,000 रुपये, ठीक है। फिर है क्रय, क्रय है 1,00,000 का, तो ये परचेस करके 1,00,000 रुपये लिख दिया गया है, ठीक है। फिर विक्रय है, विक्रय आपको समाकलन में लिखना होता है, तो यहाँ पर सेल्स लिखा गया है, कोई वापसी नहीं है तो फिर डायरेक्ट विक्रय को राशि में लिख देंगे। इसके बाद इधर एक अंतिम स्कंद को लिखा जाता है जो नीचे में दिया है यहाँ पर। अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये, उसको लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद को 60,000 रुपये। तो इस तरह से विक्रय और अंतिम स्कंद को लिख दिया गया है। आगे प्रारंभिक स्कंद के नीचे हमने क्रय लिखा, क्रय के नीचे हमने मजदूरी लिखा जो कि है 21,400 रुपये। उसके बाद अगर क्रय पर भाड़ा जैसे कुछ खर्चे होते हैं वो है तो लिखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो एक भाड़ा है शायद 700 रुपये का एक भाड़ा है जिसको इसी में देखना पड़ेगा। भाड़ा दिया है 700 रुपये का यहाँ पर, ठीक। ये आप देख सकते हैं ऊपर में भाड़ा 700 रुपये का दिया हुआ है, ठीक। इस भाड़े को हम लिखेंगे। अच्छा, ऊपर करना था थोड़ा, हाँ ठीक। तो इस तरह से आपको पता चल गया प्रारंभिक स्कंद, क्रय और आपका मजदूरी और क्रय पर भाड़ा। अब समाकलन साइड को जोड़ेंगे तो ये 2,63,000 हो रहे हैं। उसमें से इन सब को जोड़ के घटाएंगे जो कि 1,41,41 21 और 42,000, 42,43,000 समथिंग कुछ हो रहे हैं, 1,43,000। तो 2,63,000 में इसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो सकल लाभ कहलाता है। तो जो कमी है उसको हम नीचे लिखेंगे सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट करके 1,19,900 रुपये, ठीक है। ठीक, इसके बाद इसी सकल लाभ को हम इस तरफ लिखेंगे। शेष लाया गया नहीं तो सकल लाभ भी करके लिखना होता है। तो सकल लाभ को यहाँ पर हम लिख दिए 1,19,900 रुपये। दूसरा
यहाँ पर हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपके खर्चे नहीं है, और इस तरफ लिखते हैं समस्त खर्चे को। तो आप वेतन लिख सकते हैं, तो वेतन लिखा गया 3000 रुपये, ठीक है। उसके बाद किराया लिखा गया है, किराए में कुछ संयोजन है, तो 600 रुपये शायद आदत है तो उसको जोड़ा गया है। हाँ, आदत किराया 600 रुपये है तो उसको जोड़ दिया गया। ये हो गया 3200 रुपये लिख दिए गए। बीमा और कर के आपको पता है कितने हैं, 600 रुपये है, लेकिन इसका भी 180 रुपये पूर्वदत्त है, पूर्वदत्त घटाना होता है, तो 600 में 180 घटाएंगे, 420 रुपये लिख दिए। डूबत ऋण 1120 रुपये है। और यहाँ पर डूबत ऋण निकालना है देनदारों पर, जो कि कितने के हैं देनदार आपको देखना पड़ेगा ऊपर में। 36,400 के हैं। आप अगर उस पर हम कुछ छूट निकालते हैं, 5% शायद निकालना है, 34,600, 34 का 17,300, ठीक। देनदारों पे जब भी अगर आप प्रावधान निकालते हैं तो नीचे में अगर अलग से डूबत ऋण बता दिया हो, जो पैसा नहीं मिलना, उसको आप माइनस कर देंगे। उसके बाद जो देनदार की एक्चुअल राशि आती है, उसमें फिर जो भी छूट की दर दी जाती है वो लिख करके आप डूबत ऋण निकालते हैं, ठीक है। जिसकी कार्यविधि आप बुक में दिए जाती है, आप देख सकते हैं। तो डूबत ऋण और प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, ये सबको निकाल करके आपको जोड़ के एक साथ लिख देना है कि इतना पैसा आपको नहीं मिलना बोल करके। एक पहले से प्रश्न में दिया जाता है, दूसरा आपने निकाला। आगे बढ़ गए हैं। ह्रास की राशि जो बोला गया था औजार पर, तो उसको लिख देंगे 2200 रुपये, ठीक है। पूंजी पर ब्याज निकालना है 5%, तो पूंजी ऊपर में है, उसका 5% हम निकालेंगे, जो निकल गया है। और उसके बाद सिर्फ ब्याज दिया होगा, है ना। फिर व्यापारिक व्यय दिए होंगे, मरम्मत का दिया होगा, छूट का दिया होगा। जितने पैसे हैं विकलन साइड में उनको इधर लिख देंगे, और जो खर्चे आपको समाकलन साइड में मिले वो लाभ है, लाभ को आप इधर लिखते हैं, तो एक जो बट्टा है डिस्काउंट है वो इधर है। इस तरह से इनको पूरा टोटल करेंगे। ये हो रहा है आपका 1,20,250। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये जितना भी आएगा उसमें से इसी को घटाना है, दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपको शुद्ध लाभ कहलाएगा, जो कि 97,420 है। इसके बाद आती है चिट्ठे की बारी। तो चिट्ठे में हम उन मदों को लिखते हैं जो हमारी संपत्ति और दायित्व को प्रकट करते हैं। जैसे कि दायित्व है पूंजी 1,60,000, उस पर ब्याज निकला है 5% की दर से 16,85 मतलब 8,000 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा पूंजी में शुद्ध लाभ, सॉरी, पूंजी पर ब्याज और शुद्ध लाभ जुड़ता है, तो पहले इसको जोड़ लेंगे, फिर शुद्ध लाभ को जोड़ लेंगे, और अगर आहरण है तो उसको घटाना है, फिर जो आएगा वो आपका पूंजी का एक्चुअल राशि है, आंसर है, जिसको आपको लिखना है। फिर लेनदार को लिखना है, देवी पत्र है तो लिखना है, और आदत जो भी चीज़ का हो, किराए का आदत है इसलिए उसको लिख दिया, ठीक। तो फिर से पूंजी जोड़ना है, उस पर पूंजी पर ब्याज और शुद्ध लाभ को घटाना है उसमें से आहरण को, फिर लेनदार, देवी पत्र और कोई भी आदत। संपत्ति में जो आपके पास रोकड़ पहले से है, जैसे कैश इन हैंड बोलते हैं या बैंक में रोकड़ बोलते हैं, इन दोनों को आप लिख लेंगे। हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़। मशीन लिखेंगे और भूमि भवन लिख देंगे। खुले औजार जो भी थे उस पर जो ह्रास लगा उसको काट के लिख देंगे। देनदार और देनदार में जो छूट हुआ उसको भी काट के लिख देंगे। फिर प्राप्ति पत्र और जो पूर्वोत्तर बीमा होता है वो आप काट देंगे, अंतिम स्कंद को लिखेंगे। इस तरह से यहाँ से आपका खाता होता है समाप्त। मैंने बताया था कुछ कुछ कार्यविधि बुक में दी जाती है कि वो कैसे निकला, तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आता है, तो वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा, समझा ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको पहला काम ये होता है कि बिल्कुल सही तरीके से व्यापार खाते को बनाना और उसका एक सही सकल लाभ या आंसर निकालना, क्योंकि उसी के बाद फिर उसी को अगर लाभ है तो इधर और हानि है तो इधर लिख करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और जब तक आपका ये नहीं सही रहेगा तो ये भी सही नहीं होता, तो शुरुआत से बहुत ध्यान दे करके आपको बनाना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं।
तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।